नमस्कार। आईटीआई की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है, जिसमें हम द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए उनका जो न्यू लेसन है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, विद्युत उत्पादन, विद्युत शक्ति संयंत्र होता है उसमें के बारे में हम पढ़ेंगे। जिसमें हम देखेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होता है वो कैसे होता है और कितने टाइप की जनरेटिंग स्टेशन होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक जनरेशन होता है वो कैसे काम होता है। तो विद्युत शक्ति का महत्व सर्वाधिक है। शहरी जीवन में तो बिना वैद्युतिक और दैनिक क्रियाकलापों को सुचारू रूप से करना असंभव हो जाता है। आधुनिक युग में जल की आपूर्ति, शीतलन, ऊष्मन, भोजन को पकाना एवं सभी प्रकार के औद्योगिक कार्य विद्युत शक्ति से ही संपन्न किए जा सकते हैं। जो भी हमारे होगा इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी अगर उपकरण चलाना है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे हम कोई भी मशीन चला रहे हैं उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, कोई काम अगर कर रहे हैं तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो एक उपकरण के द्वारा कोई भी क्रिया को संपन्न कराते हैं। अब हम देखते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, ऊर्जा के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं वो दो प्रकार के पाए जाते हैं, मोस्टली कन्वेंशनल सोर्स और नॉन कन्वेंशनल सोर्स। अब देखते हैं कि होता क्या है। पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ को कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है वो ऊर्जा कहलाती है। शक्ति के उत्पाद के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन स्रोतों द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अब जो ऊर्जा होती है वो मोस्टली दो टाइप की पाई जाती है और इन्हें दो वर्गों में रखा गया है। एक तो कन्वेंशनल सोर्स जिसे पारंपरिक स्रोत कहते हैं, दूसरा नॉन कन्वेंशनल सोर्स जिसमें अपारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा कन्वेंशनल सोर्स क्या होता है, ये कितने टाइप के कैसे काम करते हैं। अब हमारे कन्वेंशनल सोर्स वो स्रोत जिन्हें एक बार उपयोग करने के पश्चात हम पुनः उपयोग में नहीं लाए जा सकते, वो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत होते हैं। जैसे कोई भी अगर हम एक बार ऊर्जा के सोर्सों को उपयोग में ला लिया, उसके बाद हम उस चीज़ को हम उपयोग में नहीं ला पाते, तो कहलाते हैं कन्वेंशनल सोर्स। जैसे कि लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि को हम एक बार खर्च करने के बाद दोबारा उसे यूज नहीं कर सकते, वो कहलाते हैं कन्वेंशनल सोर्स के अकॉर्डिंग आते हैं। इसमें क्या होता है कि कभी न कभी एक दिन ऐसा होगा कि जो हमारे प्रकृति में मौजूद हैं, कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, गैस, ये चीज़ें कुछ समय बाद खत्म हो जाएंगी। प्रत्येक क्षेत्र में ऊर्जा की खपत निरंतर बढ़ती जा रही है, जिससे कि ये ऊर्जा के स्रोत एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो अब हमें इनके सोर्सों के अकॉर्डिंग जो होता है उनको कितने कैटेगरियों में बांटा गया है ये देखते हैं। जो हमारे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, जो कन्वेंशनल सोर्स होता है उसके स्रोत जो होते हैं कितने टाइप के भागों में बांटा गया है। टाइप ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, इनके बारे में देखते हैं। प्राचीन काल से ही लकड़ी व कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में हो रहा है। ऐसे पदार्थ जो दहन के फलस्वरूप ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं वो ईंधन कहलाते हैं। अब ईंधन होता क्या है, ईंधन कैसे काम करता है, ईंधन क्या होता है। कोई भी प्राइमरी सोर्स हो गया, जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, केरोसिन हो गया, इनका जो रूप ईंधन के दहन के रूप में प्रयोग किया जाता है वो होता रहता है। ऐसे पदार्थ जो दहन के फलस्वरूप ऊष्मीय ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं वो ईंधन कहलाते हैं। ये मोस्टली तीन टाइप के होते हैं, ठोसी ईंधन, द्रवीय ईंधन और गैसीय ईंधन। ये तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। इन अवस्थाओं में जो कन्वेंशनल सोर्स के प्रकार होते हैं वो पाए जाते हैं। इनमें अब कौन कौन से सोर्सेस होते हैं। पहला हम देखते हैं कि सॉलिड फ्यूल क्या होता है। लकड़ी, कोयला, कोक, जैविक ईंधन, ज्वलनशील खनिज पदार्थ आदि ठोस ईंधन में आते हैं। जो लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, कोक हो गया, जैविक ईंधन हो गया, ज्वलनशील खनिज पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। अब इन जो सॉलिड फ्यूल होते हैं, ईंधन होते हैं, उनके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, मतलब लाभ और हानियाँ भी पाई जाती हैं। कुछ तो एडवांटेज होंगे कि मतलब कैसे हमें इनको हैंडलिंग करना है, कैसे काम करना है, और कुछ डिसएडवांटेज होंगे क्योंकि हमें इन पर क्या काम नहीं करना है। तो अब हम देखते हैं कि एडवांटेज क्या होता है। इसका भंडारण खुले स्थानों में भी किया जा सकता है। इनका परिवहन सुगम रूप से हो सकता है।
इनमें विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है, इनका उत्पादन लागत कम हो जाती है। तो अब इनमें जो एडवांटेज होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि इसमें हम कोई भी अगर चीज़ रख रहे हैं, ठोस ईंधन है, तो वो विस्फोट होने की संभावना नहीं होगी, उनका उत्पादन सही से हो पाए, कम लागत में हो जाएगा और खुले स्थानों पर भी हम रख सकते हैं। अब डिसएडवांटेज होता है कि डिसएडवांटेज कैसे, जो हानियां हैं वो क्या होती हैं। इनमें कैलोरीफिक का मान जो होता है निम्न होता है। कैलोरीफिक वो मान होता है जो कि दहन के समय जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको मापने के लिए यूनिट होती है कैलोरीफिलिक। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें जो मान होता है, ऊष्मा कितनी निकलती है, वो कैलोरीफिलिक कहलाता है। तो इसमें कैलोरीफिलिक का मान जो होता है निम्न होता है। दहन के पश्चात अवशेष बचता है, इनका ईंधन प्रारंभ करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा व्यय होती है। इनका परिवहन बहुत खर्चीला होता है, इनकी दहन प्रक्रिया को नियंत्रण करना बहुत कठिन होता है। जैसे कि इनमें लाभ के साथ साथ हानियां भी होंगी, तो हम इनका परिवहन बहुत खर्चीला, मतलब खर्च होगा, कॉस्टली होगा। जैसे कोयला है, उसका परिवहन करना बहुत खर्चीला होता है। फिर इनकी दहन प्रक्रिया जो होती है वो पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा, अधिक मात्रा में ऊष्मा व्यय करता है। अब जो द्रवीय ईंधन होता है, लिक्विड फ्यूल, वो भी कुछ इसी तरह होता है कि उसमें भी कैसे लिक्विड फ्यूल होते हैं, कैसे लिक्विड फ्यूल में काम करते हैं कन्वेंशनल सोर्स के अकॉर्डिंग, वो देखते हैं। द्रवीय ईंधन में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोलतार, स्प्रिट, अल्कोहल इत्यादि द्रवीय ईंधन में आते हैं। इनमें जो हम यूज करेंगे तो उनमें जो यूज करते हैं वो इतने प्रकार के द्रवीय ईंधन होते हैं। जो द्रवीय ईंधन होते हैं उनके भी कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेज होते हैं। तो उनको हम देखते हैं कि हमारा द्रवीय ईंधन प्रयोग करने का एडवांटेज क्या क्या है। इसमें कैलोरीफिलिक का मान ठोस ईंधन की अपेक्षा अधिक होता है। इनका परिवहन अल्पव्ययी होता है क्योंकि हम भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। हम इन्हें पाइप के द्वारा हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले सकते हैं। कैलोरीफिलिक का मान ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें ऊष्मा ज्वलनशील पदार्थ अत्यधिक होता है, तो इसलिए इसका जो कैलोरीफिलिक मान होता है वो ठोस ईंधन की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। इनका दहन सरल होता है क्योंकि ये स्पार्किंग के माध्यम से भी इनमें ज्वलनशील हो जाते हैं, इनमें आग पकड़ सकती है। फिर दहन के पश्चात कोई भी अवशेष नहीं बचता है। इनका भंडारण टंकियों में सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। तो अब इनमें डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। ठोस ईंधन की अपेक्षा अधिक मूल्यवान होता है और ज्वलनशील होने के कारण अग्नि स्पार्किंग ऊष्मा से सुरक्षित रखना पड़ता है क्योंकि यह अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ होता है। जो लिक्विड फ्यूल होते हैं वो अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, तो इनमें कभी भी स्पार्किंग होगी तो उसमें आग पकड़ सकती है, इसलिए हमें क्या करता है, इनसे सुरक्षा करना पड़ता है। फिर अब देखते हैं जो गैसीय ईंधन होते हैं वो क्या क्या होते हैं। जो हमारी एलपीजी हो गई, सीएनजी हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एसिलिट्रीन हो गया, हाइड्रोकार्बन गैस हो गई, कोल गैस हो गई, ये गैसीय ईंधन में आते हैं। इतने प्रकार की जितने भी गैसें होती हैं जो ज्वलनशील होती हैं वो गैसीय ईंधन फ्यूल के रूप में प्रयोग की जाती हैं। जैसे एलपीजी हो गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, सीएनजी हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एसिटिलीन हो गया, हाइड्रोकार्बन गैस हो गया, इन सब चीज़ों का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इनमें क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। इनका कैलोरीफिलिक का मान सर्वाधिक होता है। इनका दहन सरलता से होता है क्योंकि स्पार्किंग से ही इनका दहन किया जा सकता है। इनके दहन में उच्च तापमान प्राप्त किया जा सकता है। ये एडवांटेज होते हैं कि हम इनसे अत्यधिक तापमान प्राप्त कर सकते हैं। ये सरलता से इस दहन हो सकते हैं और कैलोरीफिलिक का मान इसमें सर्वाधिक होता है क्योंकि ये गैसीय फ्यूल होते हैं, तो ये अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। इनमें थोड़ी भी अगर ऊष्मा हीटनेस के संपर्क में आते हैं तो ये जलना प्रारंभ कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि डिसएडवांटेज क्या होता है। इनका भंडारण अपेक्षाकृत कठिन होता है क्योंकि इनके भंडारण के लिए
दाब बढ़ाकर इन्हें द्रव में परिवर्तित किया जाता है। अत्यधिक दाब बढ़ने से सिलेंडर में विस्फोटक होने की संभावना भी होती है। हम जब इन गैसीय अवस्था को द्रव अवस्था में कंडेंस करते हैं, वो क्रिया कहलाती है कंडेंस करना। मतलब उस चीज़ को हम द्रव वो रूप में कन्वर्ट करेंगे तो वो कंडेंस हो जाएगी। तो जब हम द्रव रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम एक सिलेंडर में भरते हैं अत्यधिक दाब के साथ, तो अगर उससे ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा अत्यधिक दाब भरी जाती है तो सिलेंडर विस्फोट होने की भी संभावना होती है। अभी हमने देखा कि जो हमारे कन्वेंशनल सोर्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कितने रूपों में पाए जाते हैं। जैसे वो हमने पिछले पढ़ा अभी कि ठोस, ईंधन, ठोस, लिक्विड और गैस अवस्था में होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स, अपारंपरिक स्रोत क्या होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। इन ऊर्जा स्रोतों को पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। इन ऊर्जा के स्रोतों को पुनः उपयोग में लाया जाता है। वर्तमान में पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की महत्ता अत्यधिक बढ़ गई है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं सूर्य, पवन, बायोगैस, भूतापी ऊर्जा। जो हमारे ऐसे सोर्स जो कभी न खत्म होने वाले होते हैं, जैसे कि हवा हो गई, सूर्य का प्रकाश हो गया, बायोगैस हो गई और भूतापी ऊर्जा हो गई। ये कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा स्रोत होते हैं। तो इनमें हम क्या करते हैं कि ये अपारंपरिक स्रोतों के अकॉर्डिंग आते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सूर्य ऊर्जा होती है वह कैसे प्राप्त होती है। सूर्य ऊर्जा एक अक्षय स्रोत जो आगामी हजारों लाखों वर्षों तक नष्ट होने वाला नहीं है। सूर्य की ऊर्जा हमें प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में निरंतर प्राप्त होती रहती है। वर्तमान युग में सौर ऊर्जा से पानी गर्म करना, भोजन पकाना ग्रामीण अंचलों में 2 किलोवाट तक की विद्युत उत्पादन का कार्य करता है। जो हम सोलर पैनल की सहायता से हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी और सूर्य के प्रकाश की किरणों की सहायता से उत्पादन कर सकते हैं। अब जैसे कुछ चीज़ें हमें गर्म करनी है, भोजन पकाने के लिए काम में आता है और पानी गर्म करने के लिए, तो इससे हम क्या करते हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग करके इनमें से हम कर सकते हैं। फिर दूसरी ऊर्जा होती है पवन ऊर्जा। मैदानी क्षेत्रों में पवन ऊर्जा का उपयोग जल निकासी, विद्युत उत्पादन आदि कार्यों में किया जाता है। भारत में कई क्षेत्रों में विशाल वायु पंखे लगे होते हैं जो विद्युत उत्पादन करते हैं। यह भी एक अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। जो हमारी पवन ऊर्जा होती है, हम इसमें क्या करते हैं, विंड एनर्जी का उपयोग करते हैं और उसमें क्या करते हैं, हम टरबाइन को घुमाते हैं और इससे अल्टरनेटर जब घूमने लगता है तो उसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है। फिर अब देखते हैं कि बायोगैस क्या होता है, इनमें कैसे गैस ऊर्जा क्या होती है, कैसे काम करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के मल को बायोगैस संयंत्र में सड़ाकर बायोगैस ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जिससे भोजन बनाने आदि कार्यों में उपयोग में लाया जाता है। जो हमारी बायोगैस होती है उसमें हम क्या करते हैं, जो पशुओं का मल होता है, अवशेष होता है, उनको हम क्या करते हैं, एक कंटेनर में भरकर उसे एक गड्ढे में डाल देते हैं, जिसमें उसमें से मीथेन गैस उत्पन्न होती है और उस गैस को हम क्या करते हैं, वो गैस ज्वलनशील होती है। उससे हम क्या करते हैं, घरों में अपने भोजन पकाने और गैस के द्वारा स्टीम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के कार्यों में उपयोग में लाया जाता है। इससे जो बचा अवशेष होता है वो जो कृषि क्षेत्र होता है उसमें हम उपयोग में ला सकते हैं। फिर भूतापी ऊर्जा जो होती है, भूतल के नीचे पृथ्वी में ऊष्मीय ऊर्जा का एक विशालकाय भंडार विद्यमान है। इस ऊर्जा के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में गर्म जल के स्रोत पाए जाते हैं। जैसे कि हमारा जो पृथ्वी भूतापी हो गया, पृथ्वी के अंदर का तापमान, उसमें एक विशालकाय भंडार भरा हुआ है, जिसमें इसके कारण पर्वतीय क्षेत्रों में गर्म जल के स्रोत पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ज्वार ऊर्जा क्या होती है। समुद्र के लहरों के ऊपर उठने वाली व गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। इससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा ज्वार ऊर्जा कहलाती है। जो समुद्रों में लहरें होती हैं उनमें से क्या करते हैं, इन्हें टाइडल इफेक्ट कहते हैं। अब इसमें टाइडल इफेक्ट्स के कारण हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इनमें टरबाइन लगा देते हैं। इसे टाइडल इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग स्टेशन कहा जाता है, जो समुद्रों से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है।
फिर हम देखते हैं कि जो हमारा अब विद्युत उत्पादन जो होता है वो कितने विधियों के द्वारा हम कर सकते हैं। अभी तक तो हमने नॉन कन्वेंशनल सोर्सों के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं कि जो हमारे विद्युत उत्पादन होते हैं, मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, कितनी विधियों के द्वारा हम कर सकते हैं। हम यह जानते हैं कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। विद्युत भी एक प्रकार का ऊर्जा है जो उत्पादन ना होकर यांत्रिकी ऊर्जा से वैद्युतिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाती है। यह कार्य मुख्यतः मोटर जनरेटर व अल्टरनेटर नामक मशीन से किया जाता है। तो हम ये जानते हैं कि जो हमारी ऊर्जा हो हम इसे कभी नष्ट नहीं कर सकते, बस इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं विद्युत शक्ति जनरेशन, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं, जिसके लिए हमें एक मशीन की ज़रूरत होती है। वो मशीन जनरेटर हो सकती है या अल्टरनेटर हो सकती है। वह स्थल जहाँ विद्युत शक्ति के व्यापारिक स्तर में उत्पाद किया जाता है वो विद्युत उत्पादन संयंत्र कहलाते हैं। जहाँ हमें क्या करते हैं, जिस स्थान पर हम एक इलेक्ट्रिसिटी पावर को जनरेट करते हैं वो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग स्टेशन कहलाते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला तो थर्मल पावर प्लांट, दूसरा हाइड्रल पावर प्लांट, तीसरा होता है डीजल पावर प्लांट, चौथा होता है गैस पावर प्लांट और पांचवा होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारा थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। इसको NTPC नेशनल थर्मल पावर प्लांट भी बोला जाता है। ये वहाँ से संचालन होता है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट ये संचालन करता है। तो इसे हिंदी में तापीय शक्ति संयंत्र भी बोला जाता है। अब देखते हैं कि जो थर्मल पावर प्लांट होता है वो कैसे काम करता है। जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं इस विधि में कोयला अथवा किसी अन्य ईंधन के दहन को ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। इस ऊष्मा को जल की वाष्प तैयार की जाती है, जिससे वाष्प टरबाइन चलाई जाती है। जो हमारा थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें तो पानी को उबालना रहता है, उससे स्टीम बनाना रहता है। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ ईंधन चाहिए, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और जो रॉ मटेरियल हो गए तो इनसे हम क्या करते हैं, एक दहन उत्पन्न करते हैं जो जल की वाष्प की तैयार करता है और जिससे वाष्प की टरबाइन को चलाया जाता है। यह टरबाइन अल्टरनेटर को यांत्रिकी शक्ति प्रदान करती है और अल्टरनेटर विद्युत शक्ति पैदा करता है। वाष्प टरबाइन चलित अल्टरनेटर मध्यम क्षमता वाले होते हैं। इनकी स्थापना और कार्यकारी जो लागत होती है वो अधिक होती है। मतलब जब हम थर्मल पावर प्लांट को इंस्टॉलेशन कर रहे हैं और रनिंग कॉस्ट जो होती है इनकी बहुत अधिक होती है और इनको चलाने के लिए इनकी जो एफिशिएंसी होती है बहुत कम ही पाई जाती है। ये डायग्राम एक थर्मल पावर प्लांट का बनाया गया है। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पास एक चिमनी लगाई गई है। राख संग्रह जो कोयले का अवशेष है वो यहाँ इकट्ठा हो रहा है। पल्वराइजिंग कोक यहाँ कोयला हॉपर है, यहाँ से हम क्या करते हैं, कोयले को डालते हैं। यहाँ क्या होता है, उसका चूर्ण बनाया जाता है। वो चूर्ण फिर जाके यहाँ भट्ठी में रहता है और ये भट्ठी में क्या होता है, यहाँ आग लगी होती है, वो क्या कर बॉयलर को गर्म करती है और बॉयलर से जो पाइप होती है ये यहाँ से पानी होकर जाता है और ये कंडेंस होकर जब ये पानी स्टीम रूप में कन्वर्ट होगा, स्टीम रूप में कन्वर्ट होने के बाद टरबाइन में जाता है और टरबाइन क्या करता है, जो वाष्प टाइप की टरबाइन होगी वो घूमना स्टार्ट करेगी। ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर ब्लेडें लगाई जाती हैं जो टरबाइन को घुमाती हैं। पहले हाई प्रेशर और हाई हीटनेस के कारण इसमें जाती है। जब ये जाएगी तो इसमें क्या होगा, टरबाइन घूमने लगेगी और इसके साथ जुड़ा अल्टरनेटर होता है वो भी घूमने लगता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगेगा। अब जो बची हुई वाष्प होती है वो कंडेंस होती है, इस कंडेंसर में आती है और इस कंडेंसर में क्या होता है कि जब ताप उच्च होता है तो जो वाष्प है वो जल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और ये फीडर पंप के द्वारा फिर से बॉयलर में जाती है और ये बॉयलर फिर से वही प्रक्रिया पूरी चलती रहती है। और इधर जो कोयले का अवशेष होता है वो जो धुआं होता है इस चिमनी के माध्यम से बाहर निकल जाता है और राख संग्रहण के जो अवशेष होता है उसे एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। अब जो थर्मल पावर प्लांट में कुछ पार्ट भी होते हैं कि बॉयलर क्या होता है, चिमनी क्या होती है, कंडेंसर क्या होता है, इकोनोमाइजर क्या होता है, इनके बारे में देखते हैं। तो आप सबसे पहले देखते हैं कि बॉयलर क्या होता है।
बॉयलर के अंदर ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करके जब वाष्प तैयार करता है तो इस ऊर्जा को उच्च दाब एवं ताप पर भाप में परिवर्तित करता है, जिससे शक्ति उत्पादन किया जाता है। इसलिए इसे बॉयलर कहा जाता है। जो हमारा बॉयलर होगा, इसमें हम क्या करते हैं, जब हम इस जल को वाष्प के रूप में परिवर्तित करते हैं तो इसमें उच्च दाब और उच्च ताप के से परिवर्तन हो जाता है और जिससे शक्ति उत्पादन किया जा सकता है। मतलब हम कोई भी अगर टरबाइन चला रहे हैं तो अगर हाई प्रेशर होगा तो वो प्रेशर क्या करेगा, उस टरबाइन को घुमाएगा और हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगेगी। एक बॉयलर के अंदर सामान्यतः तापमान 37 डिग्री सेल्सियस एवं सामान्य दाब 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर माना गया है। शक्ति उत्पादन में भाप का उपयोग भाप के इंजन जो पिस्टन भाप के इंजन के पिस्टन होते हैं उनको गतिशील बनाने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं कि भाप की टरबाइन क्या होती है, भाप स्टीम टरबाइन क्या होती है, वो कैसे काम करती है। उच्च दाब वाली भाप टरबाइन जो भाप होती है वो टरबाइन में फैलती है तथा जनित्र को प्रचालित करती है। इसमें भाप टरबाइन भाप ऊर्जा से घूर्णी यांत्रिकी ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जब जनित्र इस घूर्णी यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या होता है, जब हम किसी भी स्टीम टरबाइन पे स्टीम डालते हैं तो उसमें चारों ओर फैल जाती है और वह उस टरबाइन को चलाने का प्रयास करती है। इस भाप में जो भाप ऊर्जा होती है वो रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है, यांत्रिकी ऊर्जा उत्पन्न करती है। जब यांत्रिकी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है तो ये घूमने लगता है और जो टरबाइन से जुड़ा हुआ सॉफ्ट होता है, अल्टरनेटर होता है, वो विद्युत ऊर्जा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने लगता है। फिर होता है कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर का मतलब है कोई भी चीज़ को हम कंडेंस कर रहे हैं उसको ठंडा करना, ये कहलाता है कंडेंसर। तो हम देखते हैं कि जो भाप होती है उसको कैसे कंडेंस करते हैं। भाप टरबाइन में से निकलने वाली भाप के द्वारा प्राप्त जल को एकत्र करने वाली युक्ति कंडेंस कहलाती है। भाप को कंडेंसर में एकत्रित किए जाने से शीतलन जल टावर में प्रवाहित करना आवश्यक होता है। मतलब जो हम कूलिंग टावर वो बनाएंगे वहाँ पास हम इस जल को ले जाएंगे, उस जल को फिर से ठंडा करेंगे, कुछ टेम्परेचर उसका डाउन करेंगे और टेम्परेचर जब कम हो जाएगा तो उसको फिर से ले जाकर हम यहाँ इस बॉयलर में छोड़ देते हैं और ये फिर से स्टीम बनाता है और फिर से यहाँ टरबाइन की ओर जाने लगता है। फिर इसके बाद है, इसके जो पार्ट हैं वो इकोनोमाइजर है। इकोनोमाइजर होता क्या है, बॉयलर की दक्षता बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा बॉयलर से निकलने वाली व्यर्थ गैस को ऊष्मा का प्रयोग करते हैं, व्यर्थ गैस की ऊष्मा को प्रयोग करते हैं, इनमें जाने वाली फीडर वाटर का तापमान 85 डिग्री सेल्सियस होता है। जो इकोनोमाइजर होता है ये क्या करता है, जो व्यर्थ गैसें होगी स्टीम टरबाइन वाष्प टरबाइन से निकल जाएंगी उसको एकत्र कर लेता है और ये गैस को ठंडा करेगा और फीडर पंप द्वारा इधर फिर से ले जाके बॉयलर पे छोड़ देता है। फिर वर्किंग प्रोसेस क्या होती है, कोयले पर आधारित शक्ति संयंत्र में भंडारित कोयले को कोयला हैंडलिंग संयंत्र के द्वारा भट्ठी तक पहुंचाया जाता है, जिससे ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। दहन के पश्चात अवशेष को बाहर कर दिया जाता है। कोयले के जलने से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा बॉयलर के जल को गर्म करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, जो उसे भाप में बदल देती है। जब यह भाप सुपर हीटर में भेजी जाती है, यह सुपर हीटर जो होता है उस भाप को सुपर हीट में परिवर्तित और प्रेशर में परिवर्तित कर देता है। जब यह टरबाइन सुपर हीटर भाप से उच्च दाब तथा उच्च ताप पर टरबाइन पे ले जाया जाता है तो यह प्राइम मूवर या टरबाइन के चारों ओर फैल जाती है और ये गति करने लगती है। टरबाइन के सॉफ्ट जनित्र के सॉफ्ट से जुड़ा होता है, जो टरबाइन के घूमने पर जनित्र भी घूमने लगता है और विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होने लगता है। इस शक्ति स्टेशन में बॉयलर एवं कंडेंसर के अंदर उच्च ऊष्मा की हानि होती है। जो होता है, जब हम देखते हैं कि जब हमारा कंडेंस होता है तो उसमें क्या होता है, जो ऊर्जा होगी ऊष्मा ऊर्जा होती है उसका बहुत सारा लॉसेस हो जाता है। मतलब जो ऊष्मा होगी, गैस स्टीम होगा, वो बाहर भी निकलता रहता है, तो उसके लिए ये लॉसेस होते हैं। तो इसमें
जिसके कारण इन स्टेशनों पर बहुत अधिक ऊर्जा व्यय हो जाती है। मतलब जितना हमें चाहिए इनपुट देते हैं उतना आउटपुट नहीं मिल पाता, यह व्यर्थ होती है। इस थर्मल पावर प्लांट का जो दक्षता होती है वो लगभग 30% होती है। अगर हम कोई भी चीज़ 100% इंश्योर कर रहे हैं तो वो हमें 30% ही आउटपुट दे रही है, 70% लॉसेस होता है। जो थर्मल पावर प्लांट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, वो इनमें सस्ते कोयले का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, यह ईंधन व जल की आपूर्ति के लिए निकट किसी भी स्थान पर स्थापित किए जा सकते हैं। इनमें निर्माण क्षेत्र की आवश्यकता कम होती है। इनमें उत्पादन लागत निम्न होती है। जो इतने लाभ होते हैं कि मतलब अगर उत्पादन लाभ है जो हम इसको चला रहे हैं उसको, तो उसमें रनिंग कॉस्ट कम आ जाती है और इसे कहीं भी स्थापित किया जा सकता है जहां जल और ईंधन की व्यवस्था सुनिश्चित होती है। अब डिसएडवांटेज ये होते हैं कि इसमें धुएं युक्त ज्वाला के कारण वायु प्रदूषण अधिक फैलता है और अन्य शक्ति संयंत्रों के तुलना में इसकी लागत काफ़ी कम, जो लागत होती है अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है। जो हम इसको इंस्टॉलेशन करेंगे इसमें बहुत सारी लागत कॉस्ट आती है।